Hello students, today we will discuss about Henry's law and its applications. तो बेसिकली हमने दो टाइप की सॉलिबिलिटियाँ यहाँ पे देखी, एक सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सेकंड सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो बेसिकली हेनरीज लॉ सेकंड टाइप की सॉलिबिलिटी यानी कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड से रिलेट करता है। ये हेनरीज लॉ बेसिकली ये स्टेट करता है कि किसी भी गैस का वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो मैथमेटिकली हम इसे पार्शियल प्रेशर को P से इंडिकेट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को काई से इंडिकेट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको दिखाते हैं तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका काई हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे हमेशा से ही A को एज अ सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं और B को एज अ सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो है गैस, तो बी हमारा सॉल्यूट हमारा गैस है क्योंकि हमने कहा ये सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड के लिए, और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो गया। तो यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हम जब यहाँ पे दिखा रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है तो गैस को हम इंडिकेट कर सकते हैं बी से, काई बी भी लिख सकते हैं हम इसको, और सिंपली इसको काई भी रहने दे सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। बेसिकली ये सेम हेनरीज लॉ आपने 11th क्लास में भी देखा हुआ है, वहाँ पर हम इसे अपोजिट समझाते हैं कि काई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और फिर हम ये साइन हटा के यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेके आते थे के डैश, फिर हम इस कांस्टेंट को अपोजिट साइड लेके जाते थे 1/k डैश एंड देन मोल फ्रैक्शन, देन हम 1/k डैश को KH से इंडिकेट करते थे और कहते थे हेनरीज लॉ है, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, इसे 1/k डैश भी दिखाते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के थ्रू हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हेनरीज लॉ जो कांस्टेंट है बेसिकली ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। अलग अलग गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। किसी गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम गैस की सॉलिबिलिटी होगी लिक्विड में। एक एग्जांपल देखते हैं, 0.987 बार प्रेशर पर H2S की सॉलिबिलिटी दे रखी है वाटर में, हमें KH की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। बेसिकली हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशंस हैं, पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलैलिटी गिवन है 0.195 स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। H2S यहाँ पे किस में डिजोल्व है, वाटर में, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। मोलैलिटी के केस में आपको याद होगा फॉर्मूला, तो हम बता देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे, वाटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा सॉल्वेंट है वाटर और B को हम इंडिकेट करते हैं सॉल्यूट से, और हमारा सॉल्यूट है यहाँ पे H2S। तो अब देखिए 0.195 मोल्स गिवन है H2S के, तो यानी कि ये N भी गिवन है, क्योंकि हमें हेनरीज लॉ में यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना।
ए है हमारा वाटर, वाटर का हमने कहा 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम ओवर 18 वाटर का मॉलिकुलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास रखा, यहाँ पे वाटर के मोल नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। देन हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, तो हमारे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो गए। तो हम यहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। KH की वैल्यू आ जाएगी आपकी पार्शियल प्रेशर ओवर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका लेना है? गैस का। तो गैस को हम क्या है, गैस हमारी सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे इंडिकेट करेंगे? B से, तो इसलिए हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर लिया है B से। तो सिंपली हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारी KH की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो रेशियो होता है ये यूनिट लेस है, तो नंबर जो हमारा मोल फ्रैक्शन है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यानी कि जो हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है बेसिकली इसकी यूनिट वही होगी जो कि प्रेशर की यूनिट होगी। तो आप हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट भी बता सकते हैं कि सेम प्रेशर की यूनिट ही हेनरीज लॉ कांस्टेंट की भी यूनिट होती है। देन नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हमारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखा गया ऑल्टरनेटिवली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, आइदर 2 मार्क्स में। पहला एप्लीकेशन देखते हैं इसका, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर। तो बेसिकली जैसा कि हमने हेनरी लॉ पढ़ा है कि जो हमारा प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर है हमारे गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर हमें कोल्ड ड्रिंक्स में या हमारा जो सोडा वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो हमें प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सील किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में। देन सेकेंड और थर्ड जो हमारे एप्लीकेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर यानी कि डीप सी डाइवर्स। तो बेसिकली देखिए ये देखा गया है, पहले तो मैं एक जनरल बात आपको बताऊं जो कि हमने हेनरीज लॉ में पढ़ी थी। जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, और सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे हेनरी लॉ के कांस्टेंट के साथ। तो जैसे जैसे अगर हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है गैस की तो उसका प्रेशर भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती हुई चली जाएगी। तो देखिए सेकंड है हमारा अंडर वाटर। जो हमारा प्रेशर है वो हाई है, अंडर वाटर हमारा प्रेशर हाई होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा सरफेस है। सरफेस के कंपेयर में वाटर के अंदर हमारा प्रेशर हाई होता है। अब ऐसा होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है हाई प्रेशर में, ठीक है। पहले से क्या होता था, जो स्कूबा डाइवर्स अपने ये ऑक्सीजन सिलेंडर या जो टैंक लेके जाते थे अपने साथ, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ बेसिकली नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती थी। तो जो नाइट्रोजन है वो हाई प्रेशर में ब्लड के साथ ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो हाई प्रेशर में ब्लड के साथ डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हाई प्रेशर इज डायरेक्ट मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी होगी। पर जैसे ही जो डाइवर है वो सरफेस पे आता है, ठीक है, जैसे ही डाइवर हमारा सरफेस पे आता है तो प्रेशर डिक्रीज कर गया।
प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो यानी कि जो नाइट्रोजन गैस अभी ब्लड में डिसॉल्व हुई है वो क्या करेगी, वो इवॉल्व होने की कोशिश करेगी या रिलीज होने की कोशिश करेगी। अब अगर वो गैस रिलीज होने की कोशिश करेगी तो वो रिलीज कहाँ से होगी, ब्लड में डिसॉल्व हुई है तो ब्लड से ही निकलेगी। अब निकलेगी तो वहाँ पे क्या होंगे, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। बबल्स फॉर्म होगा तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती है, कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती है, इवन बर्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारा डाइवर है, डाइवर की जान जो है वो खतरे पे आ सकती है। और यही जो कंडीशन है इसी को हम कहते हैं बेंड्स। ठीक है, बेंड्स से हम क्या समझ रहे हैं, जब डाइवर अंडर वाटर गया, ब्लड में उसकी एटमॉस्फेरिक गैसेस डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद जब वो वापस सरफेस पे आया तो वो गैस रिलीज होने की कोशिश करेगी क्योंकि अब प्रेशर कम हो चुका है। तो जब वो गैस रिलीज होगी तो ब्लड में बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि ब्लड से ये नाइट्रोजन गैस, आप सभी को पता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक साइज इसका कंपेरेबली बड़ा है। तो ये जो गैस है वो ईजिली पास नहीं हो पाती है। तो ये क्या करेगी, कैपिलरीज को, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उन्हें ब्लॉक या बर्स्ट कर सकती है। इसी कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं। इससे बचने के लिए अब ये किया गया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं जिनको स्कूबा डाइवर्स अपने साथ डीप सी डाइविंग के लिए लेके जाते हैं, उनमें कुछ क्वांटिटी में हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। ठीक है, पहले केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, हालांकि नाइट्रोजन अभी भी है पर इसकी क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि हीलियम आ गया है। हीलियम आपको पता है एक इनर्ट गैस है, ठीक है, और मोनोएटमिक है। हीलियम इनर्ट गैस है, इसका साइज भी छोटा होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये इनर्ट गैस है और इसका साइज भी छोटा होता है। तो अब जब डीप सी डाइवर अंडर वाटर जाते हैं हाई प्रेशर में, तो ब्लड में हमारी हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाइट्रोजन के कंपेयर में हीलियम गैस जो है वो अब इजीली डिसॉल्वेबल है, वो डिसॉल्व हो जाती है। पर जैसे ही डाइवर सरफेस पे आएगा तो अब प्रेशर घटेगा, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन के कंपेयर में हीलियम गैस रिलीज होगी। अब हीलियम गैस का क्योंकि साइज छोटा होता है तो वो क्या करती है, ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक नहीं करती है। तो इस तरीके से हम बेंड्स को अवॉइड कर सकते हैं, या जो भी हमारे ब्लड में गैसेस डिसॉल्व हो गई है उनके टॉक्सिक इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड है एट हाई एल्टीट्यूड। तो बेसिकली जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो सफ़र करते हैं एनोक्सिया से। ठीक है, एनोक्सिया क्या है, एक डिजीज़ है जिसमें हमें वीकनेस हो जाती है या फिर हमें ड्राउजीनेस हो जाती है, हम सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और ये डिजीज़ इस डिजीज़ के होने का रीज़न क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन ब्लड में ही एनोक्सिया होने का मेन रीज़न है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, यानी कि कम होता है। अब प्रेशर कम होगा तो यानी कि सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो ब्लड में अब देखिए जो हमें ऑक्सीजन जो चाहिए, पार्शियल प्रेशर इसका कम हो रहा है तो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी कम हो जाएगा। और ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ही क्या हो रही है, एनोक्सिया डिजीज हो रही है। और एनोक्सिया बेसिकली क्या है, वीकनेस, आइदर ड्राउजीनेस या अनेबल टू थिंक क्लियरली, सही से हम क्लियरली सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हाई एल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों को या फिर जो माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं उन्हें होती है। यही रीज़न है कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाता है।